तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं कि हमने जो है वो क्या क्या चीजें कवर अप करी है। तो हमारा जो न्यूज जो अभी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक सेफ्टी रिव्यू जो है वो कंडक्ट किया। किसके ऊपर कंडक्ट किया? एक फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां का है? तो आपको ध्यान में रखना है ये स्टेशन जापान का है। तो अभी क्या हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक सेफ्टी रिव्यू किया, ये चेक किया कि इस न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो गंदा पानी है, जो कंटामिनेटेड वाटर है, वो सही तरीके से ट्रीट होकर पानी में रिलीज किया जा रहा है कि नहीं। तो ये जो है वो चीज है वो उन्होंने चेक करी कि जो भी गंदा पानी है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो रिलीज हो रहा है वो समुद्र में ट्रीट होके जा रहा है कि नहीं। अब देखो, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको अब टेक्निकल जाना जरूरी, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जो है वो सिविल सर्विसेज पूछ रही है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, जिसके बारे में आपको पता है। और इससे पहले भी इसी पर्टिकुलर पावर स्टेशन में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जो कि अर्थक्वेक और सुनामी के कारण हुआ था 2011 की, जिसके चलते बहुत ज्यादा, इस एक्सीडेंट के चलते बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो रिलीज हो गया था। तो दोबारा से रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में ना रिलीज हो, तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है। और इसमें जो गंदा पानी जो होता है उसमें मेनली रिमूव किया जाता है कैल्शियम को, स्ट्रोंटियम को और ट्राइटियम को। ये तीन चीजों को जो है वो रिलीज किया जाता है। मेरे साथ बोलो, कैल्शियम, बोलो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और ट्रीटियम। ये तीन ऐसी गंदी एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक होते हैं। तो इसको बेसिकली रिमूव किया जाता है पानी में से और फिर वो पानी साफ करके समुद्र में रिलीज किया जाता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अब हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये एजेंसी 1957 में लाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग पीसफुल तरीके से होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव फोकस किया जाता है कि न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर, कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर सेफ्टी मेंटेन रहे। ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स भी तैयार करती है और दूसरी कंट्रीज को हेल्प भी करती है कि किस प्रकार से न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। और फिर न्यूक्लियर टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए भी ये अपने प्रयास जो है वो करती है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए, राइट। अंबोजेली नेशनल पार्क भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, आपको बस केनिया की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। तो न्यूज ये थी कि केनिया के प्रेसिडेंट, जिसका नाम है रूटो, विलियम रूटो, इस बंदे ने 6 साल से जो बैन लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो केनिया के अंदर पेड़ नहीं काटेगा, उस बैन को इसने हटा दिया। और इसके कारण से चिंता जो है बढ़ गई कि आज की डेट में आपको पता है कि बैन हमें पेड़ काटने से बचाना है और ये व्यक्ति बोल रहा है कि पेड़ काट लो। इसका आर्ग्यू ये किया कि जो पेड़ मैच्योर हो जाते हैं, सूख जाती है पेड़ की लकड़ियां, आप उनको काट के जो है वो रख लो। तो ये एक कंट्रोवर्सी में जो है ये छोटा सा टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। तो अभी जो न्यूज हम लोग को देखने को मिली वो बहुत छोटी सी न्यूज है। सबसे पहले तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बोगीबील कहां पर है। तो बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आसाम के अंदर। न्यूज में यह है कि यहाँ पर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो है वो तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर नेशनल वाटरवे सेकंड हम लोग को देखने को मिलेगा और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। बस इतनी सी छोटी सी न्यूज आई है, इसमें नेशनल वाटरवे के बारे में ध्यान में रखना और बोगीबील और बोगीबील ब्रिज के बारे में ध्यान में रखना, ये क्योंकि ये वाली चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बात ये है, आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जरा ये पीचावरम क्षेत्र अभी रिसेंटली न्यूज में था, कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तमिलनाडु सरकार ने जो है वो प्लान किया है कि इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक तो इस क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर मैंग्रोव्स खराब हो रहे हैं तो मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा पॉइंट, यहाँ पर जो समुद्री तट वाला जो एरिया है, कोस्टल हैबिटेट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इस पर्पस के लिए ये क्षेत्र जो है वो न्यूज में था। डायरेक्टली इस क्षेत्र से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों पर जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो हम लोग को न्यूज ये देखने को मिली कि सरकार जो है वो रिहैबिलिटेशन होम्स, राइट, यानी कि सुधार घर आप कह सकते हो, सुधार भी नहीं, अब ये कह सकते हो कि प्रोटेक्शन होम, राइट, कि मतलब ऐसा घर जो है वो जहां पर शेल्टर होम्स कह सकते हो आप, शेल्टर होम्स, राइट, कि ऐसा गृह है जहां पर जो है वो, ऐसा निवास आप कह सकते हो जहां पर जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी, राइट, सहायता की जाएगी। किन लोगों के लिए ये इस प्रकार के शेल्टर होम्स
होम्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो बेचारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं, स्पेशली महिला, बच्चे और माइनर्स, तो उनके लिए बॉर्डर एरियाज पर ये घर जो है वो बनवाए जा रहे हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आर्टिकल 23 हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 में जो है वो लिखा हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये पूरी चीज प्लान कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यही पैसा जो है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए लगाएगी। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक निर्भया फंड है जिसने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बनाया हुआ है, राइट। और एक मिशन वात्सल्य भी जो है वो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। बाकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज के अंदर क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों में, तो उसकी एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो याद रखना, ये शेल्टर होम्स जो है वो अभी तैयार किए जा रहे हैं। इट इज अ मेजर डेवलपमेंट राइट नाउ। तो न्यूज आई है कि इंडियन मैरीटाइम एक्सपर्ट्स के साथ मिलेंगे बांग्लादेश और मॉरिशियस के साइंटिस्ट, और ये बेसिकली रिसर्च करेंगे कि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें क्या क्या किस तरीके के चेंजेस चल रहे हैं। और इसके लिए ये जिस वेसल का उपयोग करते हैं, राइट, जिस गाड़ी का उपयोग करते हैं उसका नाम है सागर निधि, राइट। तो ये रिसर्च वेसल है, इसके माध्यम से चेक करते हैं कि समुद्र के अंदर क्या चेंजेस जो है वो हो रहा है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए था। तो देखिए, एक छोटी सी न्यूज आई थी कि एक पर्टिकुलर हिल स्टेशन है, लैंडस्टोन हिल स्टेशन। क्वेश्चन आएगा कहां पर है, तो उत्तराखंड में। अब ये लैंडस्टोन कौन है, तो ये लॉर्ड लैंडस्टोन है, ये वाइसरॉय था इंडिया का 1888 से लेकर 1894 के पीरियड में। अब इस हिल स्टेशन का नाम चेंज कर जसवंतगढ़ हिल स्टेशन नाम रखा जा रहा है। जसवंतगढ़ जो है वो राइफल मैन जसवंत सिंह है, बेसिकली 1962 वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और महावीर चक्र के रेसिपिएंट है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सोलार जियो इंजीनियरिंग का टॉपिक न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है वो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसको सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट के नाम से, SRM के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है सोलार जियो इंजीनियरिंग? तो पहले तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि धरती को ठंडा करने की ये टेक्नोलॉजी है। क्या चीज है, रिपीट करो, धरती को ठंडा करने की टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली अप्रोचेस जो है वो लगाई जाती हैं कि कैसे हम धरती को ठंडा करें। अब इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि सनलाइट जो है, सूरज की किरणें जो है धरती की तरफ आ रही है, वो रिफ्लेक्ट बैक करके वापस चली जाए, धरती की पे टकराए और वापस जो है वो चली जाए। तो रिफ्लेक्ट बैक सनलाइट टू स्पेस, तो ये अप्रोच है, और धरती को ठंडा रखें। तो आज की डेट में दो अप्रोच पर काम होता है, एक एमसीबी और दूसरी साई अप्रोच। साई अप्रोच जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन है। मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, आपको पता है एटमॉस्फेयर में वेरियस लेयर्स हैं, जिनमें से एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो है वो एरोसोल छिड़क देते हैं। क्या छिड़क देते हैं, रिपीट करो, एरोसोल। और एरोसोल जो होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही उस पर जो है वो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वो सूर्य की किरणें जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो ये साई अप्रोच है। दूसरी एमसीबी अप्रोच यानी कि मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें क्या किया जाता है, सी सॉल्ट का उपयोग जो है वो किया जाता है, समुद्र के नमक का उपयोग किया जाता है। क्लाउड जो है वो बनते हैं या बनवाया जाता है आर्टिफिशियली, जानबूझकर, राइट। टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि वो क्रिएट करके एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो आर्टिफिशियल इफेक्ट जो है वो बनाकर इवेपोरेशन होता है, क्लाउड बनते हैं। समुद्र के ऊपर क्लाउड बनेंगे तो वो रिफ्लेक्शन का, सनलाइट रिफ्लेक्शन का है वो काम करेंगे, हो गया काम। तो इस प्रकार की अप्रोचेस के थ्रू ये धरती को ठंडा करने के लिए फोकस है वो किया जा रहा है। बट अभी ऐसी अप्रोच के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये सब रिस्क है। तो आज की डेट में धरती को कूल रखने के लिए इन सब अप्रोचेस पर भी काम किया जा रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, राइट। तो हम लोग को जो न्यूज देखने को मिल रही है इसमें ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप ध्यान में रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने मिलकर एक एजेंडा पर काम किया है। ये वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा पर काम कर रहे हैं, स्पेशली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। और वन हेल्थ का मतलब ये है कि तीनों चीज, ह्यूमन, एनवायरमेंट और एनिमल की हेल्थ जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इस पर इन्होंने जो है अपना एजेंडा बनाया हुआ है, जिस पर ये 5 चीजों पर काम करेंगे। देखेंगे 5 पिलर्स पर, ट्रांसमिशन कहीं फैल तो नहीं रही है, उसका सर्विलांस करना, उसकी निगरानी रखना, इंटरवेंशन करना, चेक करते रहना बीच बीच में किसी की हेल्थ में डैमेज तो नहीं हो रहा, बिहेवियरियल चेंज जो है वो उनके चेक करना, और इकोनॉमिक्स और पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इस एजेंडा पर काम करना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आई डोंट थिंक कि आपको इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी, कई बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 44 आपको ध्यान में रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो
मतलब ये कहा गया कि कोई भी रिलीजियस लॉज जो है उस पर काम नहीं होगा। जैसे होता है ना मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ऐसी चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती हैं जो रिलीजियस लॉ पर चलती है, तो रिलीजियस लॉ पर काम नहीं करना है। एक सिंगल लॉ जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है बातचीत जो है वो चल रही है, तो जिसको लेकर ये टॉपिक था, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अच्छी एक जानकारी जो है वो होनी चाहिए, जिसको कई बार हम डिटेल में जो है वो कवर अप कर चुके हैं, राइट। तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से ये वाली चीज आपको करवाने की आवश्यकता है। तो ये था आज का पूरा और स्पेशल करंट अफेयर का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आ गई होगी। मजा आया टॉपिक में? चलो अब साइन ऑफ करेंगे। एक एडिटोरियल का लेक्चर जो है वो और होगा, वो मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग जो है वो कितने बजे होने वाला है। एक एडिटोरियल और हम टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। चलिए, जय हिंद।